तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व आकर्षण, यानी कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में कोई भी अगर दो पिंड हम लेते हैं तो वो दोनों पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ प्लेनेट, यानी कि ग्रहों के बारे में, ग्रहों की गतियों के बारे में। तो उसमें क्या क्या आपको कैपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैपलर्स लॉ दिया था। तो उसके 3 प्लेनेटरी मोशन के 3 जो है लॉज थे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे जो ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ पिंड होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, तो इन पिंडों को हम कहते हैं ग्रह, प्लेनेट। ठीक है, तो हमारे जो अर्थ है उसमें 9 प्लेनेट हैं। सबसे पहला है बुध, शुक्र, और उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और उसके बाद शनि भी आता है, अरुण, वरुण, नेपच्यून, ये सारे। ठीक है, तो मैं आपको प्लेनेट्स के बारे में बता रही थी। बुध, शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण जो आपको बता रही थी, और प्लूटो। प्लूटो को जो है अब जो है प्लेनेट्स की सीरीज से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपके 9 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट मान सकते हैं हम। तो इन प्लेनेट्स को ही हम ये सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर रोटेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह, यानी कि जो भी प्लेनेट्स है ना, इसके चारों ओर भी कुछ पिंड क्या करते हैं, घूमते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। वैसे अलग अलग जो प्लेनेट है उनके अलग अलग सैटेलाइट हैं। जैसे मंगल के 2 हैं, ठीक है, और बृहस्पति के 63 हैं, ऐसे ही। और जो शनि है, शनि के भी कुछ 27 हैं। ठीक है, और यूरेनस के भी हैं, नेपच्यून के भी हैं, है ना। तो ये जो है उपग्रह क्या कहलाते हैं, जो ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहेंगे। और अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मोशन है, इनका ग्रहों का जो मोशन है ना, ये मोशन से रिलेटेड कैपलर्स ने कुछ लॉ दिए, उनको ही हम कैपलर के नियम कहते हैं। तो कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम मोशन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं कैपलर के कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ ऑर्बिट, या इसको हम हिंदी में कहेंगे कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम। तो ये जो पहला नियम है, कैपलर ने जब फर्स्ट लॉज दिया था, उसको हम ऑर्बिट का नियम भी कहते हैं, यानी कि कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, परिक्रमण करता है। यही पहला नियम। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, जो आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, हाँ, जो एक चीज और, जो ये सूर्य है और ग्रह है और उपग्रह है, इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम, सौर परिवार। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम में कैसे जो है सारे प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि इक्लिप्स बोलते हैं इस टाइप से। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। जैसे माना इस टाइप का है, ये सपोज यहाँ पे सन है, कोई प्लेनेट यहाँ होगा, कोई प्लेनेट इसके पास होगा, है ना। तो ऐसे ये रिवॉल्व करेंगे। तो सपोज यहाँ पे कोई प्लेनेट है, ये ए से बी ऐसे गति करता है, और ये इसका एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे कोई और प्लेनेट है C to D, यानी कि इस फॉर्म में ये जो इक्लिप्स है ना, दीर्घ वृत्ताकार। तो कोई भी कक्षाओं का नियम क्या है कि
कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है और जिसके फोकस पे क्या होता है, सन होता है। यही आपका क्या है, पहला नियम कक्षाओं का, ठीक है। अब दूसरा नियम बताती है आपको, सेकेंड लॉ, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफलीय वेग का नियम, यह आपका सेकेंड लॉ, ठीक है। तो क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या होता है, देखो क्षेत्रफलीय वेग का नियम यानी कि ये आपका मतलब ये कुछ एरिया है ना, ये सन है और इसको हम मान सकते हैं ये आर और इसको हम मान सकते हैं थीटा और ये है डी थीटा, ठीक है। थीटा डी थीटा लिखने का मतलब आपने इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको कोणीय संवेग बताया था ना। तो अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, कोणीय संवेग होता है उसमें, घूमती हुई वस्तु में। तो अगर किसी घूर्णन से, अब इसको हम अक्षीय सन मान सकते हैं, इसके चारों ओर ये रोटेट करती है। पहले सेकेंड नियम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, किसी भी ग्रह, ये ग्रह है ना, यहाँ पे एक प्लेनेट यहाँ पे है सपोज, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। यानी कि ये अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एक क्षेत्रफल होगा ना, ठीक है, और इधर से इधर जाएगा तब भी एक क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब इनका क्षेत्रफलीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समांतराल मींस कुछ एक टाइम पे ये ए से बी में जाएगा, ठीक है, तो समान क्षेत्रफल तय करेगी। तो यही आपका दूसरा नियम है, ठीक है। इसको हम दूसरे नियम को थोड़ा सा प्रूव करते हैं। इसको हम कोणीय संवेग के रूल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर जो त्रिभुज क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है, क्या है, समान होता है। यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल, एस ए बी का क्षेत्रफल बट्टे समान समांतरालों में, ठीक है, डेल्टा टी बराबर कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस सी डी या सी डी एस का क्षेत्रफल, सी डी या एस सी डी का क्षेत्रफल बट्टे डेल्टा टी। यही आपका क्या है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम, ठीक है। प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। तो इसको हम कोणीय संवेग के आधार पर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, माना हमारे पास एक सन है, इसका फोकस है ना, यहाँ पे एक कोई ग्रह है ए, ठीक है, ये रोटेशन करता है ना, रोटेशन करता है तो ए से बी में जा रहा है ना, और यहाँ दूसरा ग्रह सी से डी में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही ग्रह रोटेट करेगा, सारे के सारे ग्रह रोटेट करेंगे, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो दूसरा एक चीज ये भी है, जो आपका सेकेंड लॉ है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, देखो जो आपका वेग है, जो ग्रह के नजदीक है, ठीक है, सॉरी, जो सूर्य के नजदीक जो ग्रह है उसका वेग क्या होगा, कोणीय वेग क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। कल मैंने आपको उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समझाया था, है ना। तो जो सूर्य के दूर है, सूर्य से दूर है, उसका कोणीय वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा, है ना। और जो सूर्य के पास है उसका कोणीय वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। यही तो आपने कोणीय संवेग में पढ़ा था, राइट। तो जो सेकेंड लॉ है इसको हम कोणीय संवेग के आधार पर भी समझ सकते हैं। माना जो आपके ये पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, ठीक है, ऐसे एक क्या है, सन है, यानी कि इसको हम केंद्र मान सकते हैं और इसके चारों ओर जो प्लेनेट मूव कर रहा है सब ए से बी जाने में और सी से डी जाने में। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, सपोज डी ए करते हैं हम, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वक्रीय त्रिभुज, वक्रीय त्रिभुज किसका, एस ए बी का क्षेत्रफल, एस ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो डी ए बराबर आपको पता है, अगर इसको हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये वाले को एस ए बी, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, 1/2
बेस इंटू हाइट होता है ना, इसमें बेस क्या हो जाएगा ए बी इंटू हाइट हो जाएगी एस ए, तो डी ए इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ, नीचे लिख देते हैं, डी ए इक्वल टू आ जाएगा हाफ, ए बी कितना है, ए बी आपका, ए बी आप निकालोगे, ए बी आता है आपको निकाल के आर डी थीटा इंटू एस ए क्या है आर, तो डी ए बराबर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो वक्री त्रिभुज डी ए का क्षेत्रफल इतना ये आ गया। अब इसमें एक इंस्टेंट टाइम के लिए निकालते हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ टाइम स्पेंड होगा ना, कुछ टाइम में परिवर्तन होगा, ठीक है, टाइम में डिफरेंस आएगा, तो उसके लिए हम निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये आ गया। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी बताओ, ये है कोणीय विस्थापन है कि नहीं, और ये समय है। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं कोणीय वेग, यानी कि डी ओमेगा कहेंगे ना, डी ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन सपोज फर्स्ट बना देते हैं, तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी ओमेगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देती हूँ मैं, डी अपॉन डी टी इतना इक्वेशन 1 कर दो। अब आपको पता है जो कोणीय संवेग जे बराबर कितना होता है एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये समीकरण 2 बना दो। अब समीकरण 2 से हम जे का मान इधर रख देते हैं, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं, डी ओमेगा की, आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा कितना आ जाएगा जे अपॉन एम आ जाएगा ना, आर स्क्वायर ओमेगा बराबर जे अपॉन एम, ये समीकरण, इसको नहीं, इसको 3, इसको 2, इसको 2, इसको 3 बना। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा फिर, इसमें समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं, 1 में मान रखने पर कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 जे अपॉन एम, यानी कि जे अपॉन 2 आया, जे अपॉन 2, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जे अपॉन 2m। अब हमारा सेकंड नियम क्या है, जो डी ए अपॉन डी टी है क्या रहता है, क्या रहता है नियत रहता है, क्षेत्रफली वेग नियत रहता है ना, ये तो क्षेत्रफली वेग है डी अपॉन डी टी, तो ये नियत रहता है, तो यहाँ से m तो आपका नियत ही होगा, मास उसका उस प्लेनेट का, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड लॉ से जो नियम है उससे डी अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट देन जे इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका सेकेंड लॉ है वो जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के तुल्य है, ठीक है। तो क्षेत्रफली वेग का नियम आया समझ में, क्लियर हुआ ना। तो क्षेत्रफली वेग से हम कोणीय संवेग को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यहाँ से जे इक्वल टू कोणीय, ये आ गया कांस्टेंट, जे इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, जो आपका थर्ड लॉ है, तृतीय नियम, केपलर्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, इसको हम कह सकते हैं परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या है, परिक्रमण काल का नियम। अब कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें एक समय भी लगेगा परिक्रमण काल, ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी सूर्य
परिक्रमण काल उस परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर, परिक्रमण काल सपोज टी है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू उस ग्रह की अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष आपकी ए है, उसके इसके क्यूब के बराबर होता है। यानी कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक बना देंगे, कोई ऐसे दीर्घवृत्त बना दिया। ठीक है, ये आपका एक इलिप्स है, यहाँ पे सपोज क्या है, इसका सेंटर है सन। ठीक है, ये इसका अर्ध दीर्घ अक्ष है और ये इसका अर्ध लघु अक्ष है बी। ठीक है, और ये दीर्घवृत्त है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, माना ये दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये दीर्घवृत्त है, इसकी ए और बी इसकी क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष ए है और अर्ध लघु अक्ष बी। ज़्यादा डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे इसको, इलिप्स के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में, तो मैं इतना बता दे रही हूँ। इसमें जो अर्ध दीर्घ अक्ष है ए है और अर्ध लघु अक्ष क्या है, बी। ठीक हो गया, तो अब हम निकाल रहे हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दीर्घवृत्त का क्षेत्र, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बट्टे क्षेत्रफली वेग। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। आप इसको याद कर सकते हो, और जो मैथ्स में जब पढ़ोगे तो आप समझ लोगे कि पाई ए बी आया कैसे। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी अपॉन क्षेत्रफली वेग कितना आया था हमारा, जे अपॉन 2m, जे अपॉन 2m। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर लेना है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। ये ऊपर चले जाएगा तो ये 4 इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है अर्धनाभिलंब, सेमी लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, वो दीर्घवृत्त में आप पढ़ोगे। अर्धनाभिलंब ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। हमारे पास अर्धनाभिलंब यानी कि सेमी लेटस रेक्टम, ये आती है आपकी एन इक्वल्स टू आती है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे तो ए क्यूब करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह हम कितना रख देंगे, एल रख देंगे। ठीक है, हम रख देते हैं, ये आ जाता है 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब एल एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ना आपकी, इसमें 4 पाई एल एम और जे, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो हमारा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, एक। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो इसमें इतने सारे कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नियम प्रूफ हो गया, क्या, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी कि किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया, यह आपका तीसरा नियम है कैपिटल का तीसरा नियम। इससे ये क्या कंक्लूजन निकलता है कि ग्रह जितनी दूर होगा सूर्य से, ठीक है, परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। सबसे नजदीक का ग्रह सूर्य का बुध है ना, तो बुध जो ग्रह है उसका परिक्रमण काल होता है 88 दिन। कितना होता है, 88 दिन, यानी कि सूर्य का एक चक्कर वो 88 दिन में लगाता है। ठीक है, वैसे ही पृथ्वी है ना आपकी, हमारे जो प्लेनेट जिसमें हम रहते हैं, तो उस प्लेनेट का जो परिक्रमण
365 दिन, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में वो पूरा एक चक्कर लगाता है, 365 दिन, ठीक है। तो क्लियर हो गए ना, केपलर के 3 नियम ये हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट करोगे।